विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे दो महान भाव उपस्थित होंगे, जिसमें श्रीमती अलका राज अग्रवाल जी, प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्र जी, दोनों लोगों से निवेदन है आप आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। कलश कारवां फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय रानी दास जी, आपसे निवेदन है आप आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहें। कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है तालियां, और एक अच्छा वातावरण बनता है। मैं अपने मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति हमारी परंपरा में होता है, और दीप जो है ऊर्जा का द्योतक है, नई राह दिखाता है हमें। तो हम अपने मंचासीन अतिथियों से आग्रह करेंगे जो दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हिमांशु भाई साहब, अगर लिंक यूट्यूब की हो तो उसको आप ग्रुप पे डाल दें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, अनेक अनेक भाषाओं के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीकों से मंगलाचरण करके, प्रभु का वंदन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। इसी क्रम में मैं मंगलाचरण हेतु आदरणीय विष्णु कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए और मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम बोले भारत माता की, भारतीय संस्कृति भव्य भावना संयुक्त ज्ञान गरिमा मंडिल आज की अध्यक्षता कर रहे श्रेष्ठ भूगोल वेता प्रोफेसर रहे वयोवृद्ध हमारे अपने ही आदरणीय डॉक्टर अर्जुन पांडे जी, चिंतन चेतना के धनी, राष्ट्र पुरस्कार विजेता और अवधी भाषा के मर्मज्ञ, जिन्होंने देश विदेश की यात्रा करके अवधी वाणी को पहुंचाया और अवध भारती संस्था की स्थापना करके अवध ज्योत पत्रिका निकाल करके अपनी भूमिका अदा की, जिनके संरक्षण में हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। आदरणीय राम बहादुर मिश्र जी, हमारे भाई इतिहास वेत्ता प्रोफेसर और प्राचार्य पद से रिटायर अरुण कुमार मिश्र जी, हमारी मातृशक्ति का प्रतीक वंदनीय श्रद्धेया अग्रवाल बहन जी, दीदी जी, राही जी,
जो अदम्य उत्साह और साहस से धनी है, हमारे बीच में उपस्थित भव्य भावना संयुक्त माता सरस्वती के वरद पुत्र, आत्मीय बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों, परमात्मा के असीम अनुकंपा अपने हृदय में धारण करें, जिनके सिरों को सोकर से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप लोग एक श्रेष्ठ लक्ष्य लेकर के श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए अपनी साहित्य और संस्कृति वर्धन करने के लिए उपस्थित हैं। मंगलाचरण के माध्यम से हमारी ये संकल्पना मूर्त रूप ले हम अपने गंतव्य को प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, मधुरिमा कंठ में न होती तो सब निष्पान बन गया होता, वेदना हृदय में न होती तो व्यक्ति पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम को न धरती तो प्रेम वरदान बन गया होता, याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। इसलिए भगवान को मां शक्ति को इसने सृजन किया है, जो सबको सामर्थ्य देता है, सृजन की शक्ति देता है। आइए उसका ध्यान करते हैं। एक बार आपसे प्रार्थना निवेदन है, अपने माता पिता गुरु का ध्यान करें, कविता देवता का ध्यान करें और गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागं स्वस्तनुमिषेमहि देवहितं यदायुः। ॐ गानन्त्वा गणपतिं गवामहे, प्रियामन्त्वा प्रियपतिं भवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिं गवामहे, वसो मम नामजानि गर्वधमतमजाति गर्वधर्म। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो विदस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं दधाने, विश्वोद्गते रणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्रमरुताय स्कन्ददिव्यै स्तवैः वेदैः साङ्गप्रतिक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितविगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरा देवाय तस्मै नमः। पावन गुरु की दिव्य चेतना का ध्यान धरे, माता वीणा पाणी को प्रणाम बार बार है। संत सुधारक साहित्यों को झुका के शीश, राष्ट्र संस्कृति को प्रणाम बहुबार है। वंदना की वंदनीय वेला में नमन कर, स्वागत में सबके सुमन शब्द हार है। आगे का मिलन होए सबके लिए सुखद, ऐसी शुभकामनाएं करता कुमार है, ऐसी शुभकामनाएं करता कुमार है। मंगलम मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय क्रम को आगे बढ़ाते हुए कन्नड़ भाषा में मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं अपनी दो बहनों को, कुसुमा एवं चंद्रा बहनों को आमंत्रित करूंगा। आप आए और स्थानीय कन्नड़ भाषा में आप मां सरस्वती की वंदना प्रारंभ करें। आप सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
ಕನ್ನಡದ ನಾಡಗೀತೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಸಂಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಸಂಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಸುಂದರ ದಿವನಗಳ ನಾಡಿ ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಪೀಡಿ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಸಂಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮುಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದ್ರದ ಮೌಖಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮನಸು ಪರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಸಂಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇಷದ ಘೋಷ ಜನನಿಯ ಜೀವನ ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲಕ ಚಂದ್ರದ ಗೌತಮ ಜನತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಸಂಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಸಂಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು बहुत सुंदर हमारे दोनों बहनों ने कन्नड़ भाषा में माँ सरस्वती की वंदना किया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम को आगे बढ़ाता हुआ आप सब आए हैं, आप सबका स्वागत है। स्वागत भाषण के लिए कलश लालवा फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय राही राज जी को आमंत्रित करूंगा। आप आए। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप बैस लगा करके सभी अतिथियों का स्वागत करें, माल्यार्पण करें, उसके बाद आप अपना स्वागत भाषण प्रारंभ करें। निवेदन करूंगा आदरणीय पीपी राही जी का आप आए और आदरणीय श्रीमती अंतर आदर्शवाल जी को बैठ लगा करके सम्मानित करें। स्मरणीय अवसर है कि इस कोरोना काल में और जो परिस्थितियां बाहर हैं उसके बावजूद भी कम से कम हम लोग इकट्ठा होकर के ऐसा सारस्वत कार्यक्रम कर पा रहे हैं। मात्र तकिए से भी मेरा निवेदन है आप लोग बात कम करके और तालियों के साथ सबका स्वागत करते रहें। आदरणीय राही राज जी को मैं स्वयं बैठ लगा करके उनका सम्मान करूंगा। मैं निवेदन करूंगा आप सब अतिथियों का माल्यार्पण भी करें। आप साथ में आदरणीय पीपी राही जी सहयोग करते रहेंगे। कलश का दोनों लोगों का समर्पण अद्वितीय रहता है। उनके समर्पण की वजह से ही आज यह कार्य हो पा रहा है। आप सब तालियों के साथ स्वागत करते रहें। अतिथियों का माल्यार्पण किया जा रहा है।
आदरणीय राहिला जी, आप मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, दोनों लोगों को आप कुछ भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। समय को ध्यान में रखते हुए अब आप आए और सार्थक रुक रुकिए। आज के शुभ अवसर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंच पर राष्ट्रपति सम्मानित आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, अवधि जन जागरण यात्रा के संयोजक डॉक्टर शिवम तिवारी जी, गोपाल साई हमारे जी और गलत कारवा के संपादक अलका राजा जी, शुरुआत के संपादक नहीं है, उनका नाम ले लेते हैं। राजेंद्र जी, प्रीति राय जी, हिंदू कांतारी जी और सभागार में बैठे सभी सम्मानियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आज हमें अपार खुशी मिल रही है कि कर्नाटक की धरती पर बेंगलुरु में उत्तर भारत से चलकर आई अवधि जनजागरण यात्रा के साथ और उनके स्वागत में हमें कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिला है। यह यात्रा यहाँ 8 बजे पहुँच गई थी। सभी लोगों में मैंने गजब की ऊर्जा और विविधता देखा। चिंतन नाम का क्रम लगातार चलता रहा। अवधि, मैथिली और कन्नड़ भाषा में एक बेहतरीन समन्वय को देखने को मिला। हमें आशा ही नहीं अवधि भारत संस्थान और अवधि साहित्य संस्थान तीनों मिलकर काम करेंगे। उम्र मायने नहीं रखती, उम्र मायने नहीं रखती, मेरे हौसले में जान है। हम होश है एक नई उड़ान है, अंबर को छूने की तमन्ना और धरती से लपटे रहने का, यही लाही की भावना। अभी मैं खड़ा हुआ, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हिंदी, उर्दू, अवधी, मैथिली, कन्नड़ सबको समन्वित करना चाहता हूँ। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जैसा कि मैंने बताया कि गजब का संयोग है कि आज 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है। आप सब जानते हैं कि हमारी भारत की मूल पहचान या तो हिंदी संस्कृति है या तो हमारी हिंदी भाषा है। इन दोनों वजहों से हमारा जो भारतीय दर्शन है और हमारी जो हिंदी भाषा है, इसकी वजह से भारत को समूचे विश्व में जाना जाता है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष आज के ही दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वर्ष 2006 में औपचारिक रूप से घोषणा करके शुरुआत की थी। तब से यह क्रम सतत चलता आ रहा है। सबसे बड़ी रोचक बात यह है, मैं 2 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूँ। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, भारत पाकिस्तान अलग हुआ, भारत आजाद हुआ था, तो भारत को कई महीनों तक यह इंतजार करना पड़ा था कि दुनिया का कौन सा देश आगे आएगा और भारत को यह बोलेगा कि भारत स्वतंत्र हो चुका है। ऐसे में दुनिया का इकलौता नॉर्वे देश था जो सबसे पहले आगे आया था और उसने अपनी बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा था कि नहीं, भारत अब स्वतंत्र राष्ट्र है और सबसे पहले मैं भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देता हूँ। ये संदर्भ मैंने नॉर्वे देश का इसलिए किया कि एक वह अवसर था
दूसरा यह भी रहा कि जब हमारे मनमोहन सिंह जी ने इस बात की घोषणा किया तो नॉर्वे ऐसा पहला देश था जिसने उनकी इस बात का स्वागत किया। स्वागत ही नहीं, सबसे पहले नॉर्वे दूतावास ने बढ़ चढ़ करके सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस मनाया जिसमें पूरा नॉर्वे शामिल हुआ था। कई सारी चीजें हैं दुनिया के खाते में। नॉर्वे ऐसा देश है, हमारे संबंधों की बात हो जिसमें नॉर्वे और भारत के संबंधों का कोई जोड़ ही नहीं है। कई अवसर ऐसे आए जिसमें नॉर्वे बिल्कुल अलग काम किया और आज भी उसी मजबूती के साथ नॉर्वे हमारे साथ खड़ा रहता है। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाता हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहला सत्र जो है वो विमर्श का सत्र है। इस विमर्श का विषय है भाषाई समन्वय में अवधि की भूमिका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लंबे समय से लगभग 14वीं-15वीं सदी से अवधि की जो भूमिका रही है वह अपने आप में उल्लेखनीय रही है। भाषाओं को जोड़ने में, संस्कृतियों को जोड़ने में, राष्ट्रोत्थान में। इसलिए आज का यह विषय बहुत ही प्रासंगिक है। मैं बताना चाहूँगा इस विमर्श में हमारे आदरणीय प्रोफेसर वरराम वर्मा जी इसकी रिपोर्ट आखिर में प्रस्तुत करेंगे। मैं विषय प्रवर्तन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय विष्णु कुमार शर्मा जी को। आप आए और 8 से 10 मिनट में विषय प्रवर्तन करें। आप सब तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय विष्णु कुमार शर्मा जी का। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सम्मानित मंच, आपकी बंधुओं, माताओं, बहनों, जब भी ये दुनिया बनी होगी तो आदान प्रदान की प्रक्रिया में मुख्य भाषा जो भाषा हो, बोलियां ही नहीं होंगी, बोली भाषा बनी। मैं दूसरे पर नहीं आना चाहता क्योंकि हमारा विषय है ये, क्योंकि बोली से ही भाषा का विकास होता है। जब बोलियां मिलती हैं, समाज की जिंदगी का व्यक्ति, परिवार और समाज और संस्कृति का विकास इसी तरह होता है। उसी तरह से साहित्य का विकास इसी तरह से होता है। अभी आपने माला पहनी, माला में फूलों का समन्वय है तो माला बन गई और सुंदर लगी। उसी तरह से साहित्य में भी बोलियों का जो समन्वय है, जब वो समायोजित हो जाती है तो सुंदरता के साथ बढ़ती हैं, गौरवान्वित होती हैं, आदर पाती हैं। विभिन्न प्रकार के फल चलते हैं, बजाए जाते हैं ठेलों पर, दुकानों पर, मगर उसमें अपने अपने फल का महत्व है। मगर फिर भी आप सब जानते हैं फलों का राजा आम, उसका अगला महत्व है। फूलों का गुलाब में जो महत्व है, अवधि का महत्व है। फूल सभी है, अगर अपनी अवधि जो है वो गुलाब की जैसी है और जैसे मालाएं बनाई जाती है, सजाया जाओ, फूल का गुच्छा लगाया जाता है, उसी तरह से अपनी, क्योंकि उसकी विशेषता है, उसकी विशेषता है सरलता, सहजता। जो सरलता अभेद्य हो जाती, सीखने में भी सरलता है, बोलने में भी सरलता है, और सरलता के कारण अवधि में इसकी भूमिका है। आप इसको कैसे बढ़ाएं, इसके लिए मुझे कहानी याद आती है। आपके इंतजार में पहले पहले आया, आज की घटना से इसको जोड़ना चाहता हूँ। घूमने टहलने के लिए गया और मुझे कुछ बच्चे अच्छे लगे, मैंने उनको पैसे दे दी। हमने कहा कि मिठाई नहीं खा लेना। इसी तरह से एक व्यक्ति घूमने टहलने गया, कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनको अच्छे लगे बच्चे, और उन्होंने बच्चे को पुकारा और रुपये दे दिए। अब बच्चे कहने लगे पैसे का, वो कोई कहने लगा हमको इसका हिंदवाना लेंगे, हिंदवाना खाया जाए। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, इसका हम तरबूज खाएंगे, तरबूज लिया जाए। अब कुछ ने अपना कहा कि इसको वाटरमेलन लेंगे। अब आपस में तो 3 ग्रुप बन गए और तीनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं। ग्रुप बने, उसमें से एक व्यक्ति देख रहा था
जो समझदार था भाषाओं का, उन्होंने कहा बच्चों मेरे साथ आओ। क्या बात है, तो बच्चों ने अपनी अपनी भाषा में अपनी प्राकृति की, जब हमको पैसे मिले, रुपया मिला, तो हम ये लेना चाहते, कहता ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे। उसने जा करके उस वस्तु को खरीद करके दे दिया और सभी को वाटरमेलन वाला जो अंग्रेजी जानता था उसको मनचाही वस्तु मिल गई, हिंदुवाने वाले को उसकी भी हो गई और हिंदी वाले को, तरबूज वाले को उसको समझ गए और सब खुश हो गए। तो ये जो समन्वय स्थापित करने की बात है, ऐसी ही कुछ व्यवस्था हमें आपको करनी पड़ेगी। वो कहते हैं हमारी भाषा बढ़िया है, हमारी भाषा बढ़िया है, हम आगे हैं, हम आगे हैं। तो एक समन्वय की भावना को लेकर के हम लोग आए हैं उत्तर दक्षिण यात्रा क्या समन्वय वाला। और हमारे संस्कृत साहित्य ने भारत भूमि की ये विशेषता, दो विशेषता है मूल रूप से अपनी भारतीय संस्कृति की, एक आध्यात्मिकता और दूसरे समन्वय की भावना। ये यही मूल है, ये दोनों तो हमारी भारतीय संस्कृति टिकी हुई। इसकी आवश्यकता है कि अब करें क्या, इसके लिए एक दूसरे से जनसंपर्क। अगर हम वहां न गए होते तो भावना आता और तमाम सामान खरीदे तो यहाँ की बोली बानी से हम परिचय हुए, आदान प्रदान हुआ, अभिव्यक्ति हुई, सीखा। तो इसके लिए संपर्क की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक संपर्क नहीं करेंगे तब तक हमें सहयोग प्राप्त नहीं होगा। संपर्क से ही जन समर्थन प्राप्त होता है, सहयोग प्राप्त होता है और फिर धीरे धीरे हमें सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए गोष्ठियों की आवश्यकता, समारोहों की आवश्यकता, इसके लिए मेलों की आवश्यकता, मेला वगैरह लगते नहीं है, मेलों की आवश्यकता, तीर्थ यात्राएं होती, तीर्थों में जाते हैं, यात्राओं की आवश्यकता, जैसे हम लोग यात्रा में आए। और इसके लिए जैसे कोई शादी विवाह संस्कार होते, संस्कार समारोह होते, उनकी आवश्यकता होती। तो हम आपस में मिलते हैं, आपस की भावनाएं मिलती हैं, विषयों का आदान प्रदान होता है और हमारी भाषाएं एक दूसरे से तालमेल लगाती हैं। रामचरितमानस में मुझे प्रसंग याद आता है, 5वां कांड है, इसमें हनुमान जी के चरित्र का वर्णन, जिसको कहते हैं सुंदर कांड। सुंदर शब्द एक व्याख्या आई है, सुंदर माने रियल मान होता है। उसमें आता है मसक समान रूप का भैरी। तो इसकी टीकाकार ने लिखा है मसक माने बिल्ली होता है। अब ये सब कहाँ से आया होगा, कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, तभी तो तुलसीदास ने तो प्रयोग किया। तो जब हम सुनेंगे तब सुनेंगे, जब घर से बाहर निकलेंगे, जब संपर्क में आएंगे, विभिन्न मूल्यों के संपर्क में आएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, समारोह करेंगे, गोष्ठियां करेंगे, मेले करेंगे, संगीत समारोह करेंगे, जो विभिन्न आयोजन होते हैं, इन आयोजनों के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को सुनने समझने का अवसर मिलता है और हम सब लोग उन्हीं विचारों भावनाओं को लेकर के उन शब्दों का समायोजन अपनी कृतियों में भी करते हैं। इस तरह से हमारी अवधि, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ से आधा घंटा का बता रहे थे कि किया गया, देश विदेश में रोटी के लिए भी जाना पड़ता है। तो वहां पर हमारे रामचरित मानस तो नहीं ले गए, अगर हनुमान चालीसा जरूर लेंगे। तो जो बोलियों में, जो संस्कारों में बसा था, उसके माध्यम से धीरे धीरे वहां हुआ और उसी के माध्यम से, जैसा कल आगामी बता रहे थे कि अपने संस्कारों में उन्होंने विवाह कराने के लिए जो सुन रखा था उससे उनका कराए। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस तरह के आयोजन करने के लिए भी आवश्यकता है, जिससे हमारा जनसंपर्क बने, जनसंपर्क के माध्यम से उनके विचारों को, भावनाओं को, भाषा को, बोलियों को जाने। और इसके लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि बहुत से आयोजन हम लोगों ने सुने, समझे, जाने, इस काम से सुने, निकाल दिए, बिना ध्यान लगाएंगे, बिना संकल्प के जो कुछ किया जाता अधूरा है। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए गोष्ठियों में जो विचार निर्णय बने, जो निष्कर्ष निकले और उसके पर समर्पण और सेवा का भाव, यानी मानवता हो जाए। जैसे मनु को
श्रद्धा ने समर्पण किया तो हमारी आज ये मनुष्यता विकसित हुई, मानव जात विकसित हुई। उसी तरह से मन से पूरे संकल्प के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है और ऋषियों ने व्यवस्था भी बनाई, आदरणीय चाहूंगा ध्यान, कोई कर्मकांड हमारे यहाँ बिना संकल्प के नहीं होता। बाकी सब इसे संकल्प पहले करो। कुल गोत्र बोला जाता था, अरे यार धीरे सुना सकते हैं यार, ये मैं संकल्प करता उसमें कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं, करूंगा करो या मरो, फिर कोई विकल्प नहीं। ये मान करके तो क्या आता था, हमें बाहर आता था, आता था, उमंग आता था, जोश आता था और बुद्धि काम करती थी, इसके लिए हमें क्या करना। तो एक संकल्प की आवश्यकता है, क्योंकि प्राणवान ही पा पाते हैं प्राणों का उपहार। प्राणवान व्यक्तियों की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है, संपर्क करने की आवश्यकता है जो हमारा सहयोग दे सके, तो हम राही बन सके। तो राही जी तो हम लोग हमारी बनने के लिए तत्पर है। देखिए और बात बता दे, संख्या नहीं सामर्थ्य जीतती। नरेंद्र जी अकेले संख्या नहीं सामर्थ्य वाले, अपनी हड्डी से कबड्डी खेलने वाले व्यक्ति कैसे हड्डी से मैंने कबड्डी खेली है और वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इसके सामने आप हैं। तो मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ कि हम संपर्क करें, संकल्प के माध्यम समारोह करें, आयोजन करें, गोष्ठियां करें, मेले करें और फिर अपनी अवधि को आगे बढ़ाने की होगी। अवधि वो तो मैंने कल भी कहा था, जो मुकुट मणि है चमकेगी, सब जगह चमकती, इसकी सालता, इसकी सहता, इसकी अभिव्यक्ति की कला कौशलता, इसको आगे बढ़ाने में लोग नहीं सकती है। आपकी बात में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने बिल्कुल समय का ध्यान रखा। जीवन मूल्य, मानवीय मूल्य और शाश्वत मूल्य, ये तीन मूल्य ऐसे हैं जो भाषाई समन्वय और सामाजिक समन्वय में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हुआ आदरणीय प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आपको जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सभी वक्ताओं के लिए 5-5 मिनट का समय है। आप 4 मिनट बोलें और 1 मिनट में कंक्लूड करें अपने वक्तव्य को। सम्मानित मंच, उपस्थित विद्वज्जन, मातृशक्तियां, जैसा टॉपिक है भाषाई समन्वय में अवधि भाषा का योगदान। समन्वय बहुत व्यापक शब्द है। मैं हिंदी का छात्र नहीं रहा हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ। मेरी जो बातें होंगी वो ऐतिहासिक होंगी, इतिहास से संबंधित होगी। भाषा और विज्ञान, भाषा शास्त्र के बारे में आपको हिंदी और लोग बताएंगे। जहां तक अवधि भाषा का संबंध है और उसके समन्वय का संबंध है, प्राचीन काल से ही अवधि भाषा का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा। प्राचीन काल से जब हम विश्व गुरु थे और जब संस्कृत भाषा, पाल, प्रकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के विकास के साथ हिंदी भाषा का विकास हुआ, हमारी अवधि भाषा हिंदुस्तान की अन्य भाषाओं के में दूसरे नंबर की भाषा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 13वीं शताब्दी में अवधि भाषा का प्रथम ग्रंथ अमीर खुसरो के द्वारा वर्णित ग्रंथ इसका विवरण मिलता है। बड़ी व्यापक भाषा है, राज्य भाषा के रूप में भाषा बनती। ऐसी कोई भाषा नहीं है जो दूसरी भाषा को प्रभावित नहीं। समन्वयवाद का मतलब ही यही है कि एक भाषा का दूसरे भाषा में प्रवेश और एक भाषा का दूसरे भाषा भाषियों से आपसी वार्तालाप। अवधि कितनी बड़ी संपन्न भाषा है, इसका
ऐतिहासिक उदाहरण यही है कि चाहे प्रेमाख्यान हो और चाहे भक्ति का वर्णन हो, प्रेम के क्षेत्र में मलिक मोहम्मद जायसी के का पद्मावत एक अद्वितीय ग्रंथ है। बाबा तुलसी का रामचरितमानस भारत का नहीं विश्व स्तरीय ग्रंथ है। पूरे विश्व में पता नहीं कितने शोध कार्य के ऊपर किए गए होंगे। जन जन में अवधी भाषा का क्षेत्र, जैसा कि विद्वानों ने बताया कि अयोध्या, जिसका पुराना नाम अयोध्या, जो कि अयोध्या से अवधि हुआ, उस क्षेत्र के 4, 5, 10, 15 जितने राज्य थे वहां शहर बोली जाने वाली भाषा थी। ऐसा नहीं, अवधी भाषा को बोलने वाले लोग दिल्ली, मुंबई, बनारस, पूरे देश में पाए जाते हैं और अपने देश में ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में, मॉरिशस, त्रिनाद, तिब्बत, इंडोनेशिया, जहां हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार तथा प्रसार हुआ, वहां तक इसकी पहुंच है। हम कहना यह चाहते हैं कि बिना आपसी सामंजस्य के, समग्रता के, किसी चीज का विकास नहीं हो सकता। अवधी भाषा के पहले ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा थी, लेकिन जब हिंदी भाषा, अवधी भाषा का विकास हुआ तो ब्रज भाषा में जो शब्द प्रचलित थे, उन्होंने उन भाषा और अवधी भाषा के शब्दों को ग्रहण किया। लेकिन दोनों भाषाओं में सामंजस्य स्थापित हुआ। भोजपुरी हो चाहे बिहारी हो, किसी भी भाषा में ऐसा नहीं है कि जहां पर एक दूसरे का शब्द न मिलता। तो समन्वयकरण का मतलब ये हुआ कि एक भाषा में दूसरी भाषा से जो कुछ प्राप्त किया, उसके आधार पर जो साहित्य का विकास हुआ, वो समन्वयवाद है। ये तो दूसरा पक्ष जो हमारे प्रवर्तक महोदय ने बताया कि इसका विकास कैसे संभव हो। गोष्ठियां, समारोह, आवागमन, ये एक ऐसे माध्यम हैं जो एक दूसरे को परिचित कराते हैं। हम कन्नड़ नहीं जानते, हम तमिल नहीं जानते, लेकिन तमिल भी हिंदी जानता है और हम भी तमिल के कुछ शब्दों को जानते हैं जो आवागमन के माध्यम से। अगर हम एक दूसरी जगह जाएं, अपनी चीज को देने का प्रयास करें तो वहां मिलेगा। हम जो ये कहना चाहते हैं, मैं 2-3 मंचों पर जहां भी गया मैंने ये बात कही कि हम विश्व गुरु थे और हम अपनी इस भाषा के माध्यम से फिर उस पदवार पदवी को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम अपनी सामर्थ्य को फिर से याद करें और अपने प्राचीन को याद करें। मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं मध्यकालीन इतिहास को पढ़ाने का विरोध करता हूँ। मैंने लिखित दिया कि इसको बंद कर देना चाहिए। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक अपनी प्राचीन धरोहर को हम संभालेंगे नहीं, तब तक हम विकास नहीं कर सकते। और अवधी भाषा हमारी प्राचीन भाषा है, बिना अवधी के और किसी साहित्य का विकास नहीं होता। हमारा प्रयास होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं प्रोफेसर को बताना चाहूंगा, एक तो यह है कि आज समूची दुनिया में गूगल हमारा आज तक सिर्फ डेटा दे रहा है कि सिर्फ 7 करोड़ लोग पूरी दुनिया में अवधी भाषी हैं, लेकिन बहुत पुराना रिकॉर्ड है उनका। हमारे डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी ने उस रिकॉर्ड को अपडेट किया, इनके पास सोर्सेस हैं। वो पूरी दुनिया में आज अवधी भाषियों की संख्या 20 करोड़ है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक अवधी के आदि कवि बाबा गुरु गोरखनाथ जी को अवधी का आदिकवि कहा जाता है। इसमें बहुत सारी मत भिन्नताएं हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आप सब उनकी ग्रंथावलियां पढ़ेंगे, उसमें मैं तो 4-5 का नाम भी लिखा हूं उनकी कविताओं का। आओ माई हर घर जाओ, चबका रम रमता सो जन चौगान, तमाम कविताएं हैं जो उनके ग्रंथों में अवधि मिलती हैं। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाता हुआ आदरणीय चिंपा पुष्पलता जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आप सब तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय चिंपा पुष्पलता जी का। आप सब समय का ध्यान रखें, 5 मिनट का समय।
सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर चिल्पा कृष्णा। जो विषय है भाषाई समन्वय में अवधि की भूमिका। अवधि, इस भाषा के बारे में कहने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि भाषा इसकी उत्पत्ति किस प्रकार है। हम हर से जानते हैं कि कितनी भाषाएं हैं, किस प्रकार की भाषाएं हैं, उनकी बोलियाँ क्या है, उनकी विद्या क्या है। लेकिन इस भाषा के आने से पहले हमारे यहाँ जो कहा जाता है, इतिहास को जब देखा जाए तो पहले हम कहते हैं साउंड यानी आवाज़ें। आवाज़ों के द्वारा हम अपने बातों को दूसरे तक पहुँचाया करते। आवाज़ के बाद दूसरी जो प्रारंभ हुई वो थी चित्रकला। इन चित्रों के द्वारा ही हम अपने संदेशों को दूसरे तक पहुँचाया करते हैं। और इस तरह जो है धीरे धीरे इन चित्रकलाओं से ही लिपियों का प्रारंभ हुआ। कई साहित्यकारों ने भाषाओं के बारे में विभिन्न विषय बताए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि संस्कृत भाषा हो, प्राकृत हो या पाली हो, संस्कृत से जिस प्रकार कई अलग अलग भाषाएं जब उत्पन्न हुई, तो संस्कृत से सर्वप्रथम जो भाषा हम कहते हैं वो है पाली। पाली से प्राकृत और उसके बाद अवधि। अवधि भाषा यानी कि हम कहते हैं अवध क्षेत्र की भाषा, जहाँ पर रामचरितमानस गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित है। यहाँ उन्होंने अवध भाषा को प्राथमिकता देते हुए इन्होंने अपनी रचनाएं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि रामचरितमानस गोस्वामी जी द्वारा लिखने से पहले की, यानी 34 years बिफोर, इससे पहले के पूर्व समय में जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की, जिसमें अवध भाषा का प्रयोग किया। और उसके बाद हम यहाँ रामचरितमानस में आज भी हमारे भारत देश में अवध भाषा को अभी तक प्रमुखता नहीं मिली है, जबकि ये कई पूर्व की भाषा रही है। हैरानी की बात आप ये देखिए कि यही अवध भाषा नेपाल में भी बोली जाती है। केवल इतना ही नहीं, ये भाषाओं में 4थे स्थान पर आता है। तो इसकी जो महत्व हमारे भारत में ना होकर नेपाल, हालांकि वो भारत का ही एक हिस्सा है, मैं नहीं कहती नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी हम इसके लिए लड़ रहे हैं कि इसे जो है प्रमुखता दी जाए। आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि रामचरितमानस में इन्होंने जो 7 खंडों में विभाजित करते हुए अवध भाषा का प्रयोग करते हुए, चाहे वो बालकांड हो या अयोध्या कांड हो या अरण्य कांड या किष्किंधा कांड या सुंदर कांड, लंका या उत्तराखंड, हर एक खंड में विभिन्न विभिन्न विषयों को लेते हुए बाल अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था के हर एक गुण को उस भाषा में पिरोते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से इस भाषा का प्रयोग किया है। आज हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, क्या हम सचमुच पूर्ण रूप से स्वच्छ हिंदी बोल रहे हैं? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम पूरी भाषाओं की खिचड़ी बनाकर खिचड़ी भाषा कह सकते हैं। हम कहा जाता है ना कभी वैसी भाषा खिचड़ी भाषा है। अब ये इतना सत्य कितना झूठ ये तो नहीं जानते, लेकिन सच में कहा जाए तो आज हम पूर्ण रूप से खिचड़ी भाषा ही प्रयोग कर रहे हैं। अपनी स्वच्छ भाषा का प्रयोग पूर्ण रूप से कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देना। हम अपने बच्चों को अगर स्कूल में डालना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम है, इंटरनेशनल स्कूल है। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चों को विदेशों भेजना है ताकि वो वहाँ नौकरी करें, नाम कमाएं। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं हम खुद ऐसे स्तंभ बन रहे हैं जो कभी भी टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम अपनी खुद की भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पीछे करते जा रहे हैं। केवल हम ये क्यों सोचते कि हमारा घर स्वर्ग का बना रहे तो काफी है? क्यों? घर तो तभी स्वर्ग होगा जब आपका देश स्वर्ग है। देश नहीं तो अपना घर भी नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने सुंदर वक्तव्य दिया। मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूंगा। हमारे अवधि अंचल में
गद्य साहित्य और पद्य साहित्य लिखे गए, लेकिन जो संवर्धन करने का काम है उत्तर प्रदेश सरकार, आप सब जानते हैं हर एक सरकार, स्टेट राज्य सरकारों की अपनी अकादमियां हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान नाम की अकादमी है। उसके अलावा एक हिंदुस्तानी अकादमी भी प्रयागराज में है। बीते कुछ वर्षों में हिंदुस्तानी अकादमी का जो प्रयास है वह सचमुच काबिले तारीफ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी अकादमी ने 5 महत्वपूर्ण अवधि ग्रंथों का प्रकाशन किया है। उनका मैं नाम ले लेता हूँ। जायसी ग्रंथावली, उसके संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त जी। अवधि कोश तैयार हुआ है, रामाचार्य द्विवेदी समीर जी ने किया है संपादन उसका। अवधि शब्द सागर प्रकाशित हुआ है जिसका संपादन भोलानाथ तिवारी जी ने किया है। अवधि का विकास, इसका संपादन बाबूराम सक्सेना जी ने किया है। घाट और भाटरी, इसका संपादन नरेश त्रिपाठी जी ने किया है। क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और इसी क्रम में हमारे बीच में दक्षिण भारत में हिंदी के लिए समर्पित रहने वाले विद्वान ईश्वर करोड़ जी, वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने 2 बार टिकट कराया और ईश्वर को मंजूर नहीं था। 2 बार टिकट भी कैंसिल हो गया। शायद मुझे सूचना मिली कोरोना से पीड़ित भी हो गए हैं। हम सबकी शुभकामना है कि वो स्वस्थ हों। उन्होंने हमें ऑडियो संदेश भेजा है, उसको मैं चाहूंगा कि 2-3 मिनट का है, आप लोग को सुनाएं। भारतीय संस्थान और अवधि साहित्य संस्थान के सभी विद्वानों का जो अवध की पावन भूमि से यहाँ पधारे हैं और अवधि जैसी पवित्र भाषा की भावना से सज्जित हैं, मैं उन्हें दक्षिण भारत में नमस्कार प्रणाम करता हूँ। दरअसल अवधि एक ऐसी भाषा रही है जिसमें हमारे देश की साहित्यिक सांस्कृतिक धरातल को बहुत ही मजबूती प्रदान किया है। हमें चिंतन की एक नई उपमानों को अगर हम उपयोग करते हैं तो हिंदी की बड़ी बहुत ही ललित हिंदी बन जाती है। इसके उदाहरण रामचरितमानस में कई जगह आपको मिलेंगे और इन अवधि शब्दों ने भी रामचरितमानस के लालित्य को और भी आगे बढ़ा दिया है। मात्र रामचरितमानस ही नहीं, विनय पत्रिका या फिर तुलसीदास जी द्वारा रचित अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें अवधि शब्दों ने जो लालित्य सृजन किया है वह निश्चित रूप से अवैध है। आजकल ये बहुत ही स्थिति गंभीर हो गई है कि अवधि भाषा के विस्तार तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अवधि भाषा के बारे में समग्र देश को अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए इस तरह के साहित्यिक आयोजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और यह आवश्यक भी है कि देश के अन्य भागों के लोग भी अवधि भाषा के बारे में जाने। आज यह बहुत ही चिंता की बात है कि कई भाषाएं एक दूसरे भाषा के क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही हैं, उनके साहित्य का अतिक्रमण कर रही हैं, उनके शब्दों का अतिक्रमण कर रही हैं। 1-2 जगह मुझे ऐसा देखने को मिला कि मूलतः वो अवधि की रचना है लेकिन भोजपुरी के मित्रगण उसे भोजपुरी रचना बताने लगे। इसका पिछले दिनों एक उदाहरण प्रधानमंत्री जी के संबोधन में भी देखा जा सकता है। किंतु यह जो भाषाई अतिक्रमण हो रहा है और यह भाषाई अतिक्रमण निश्चित रूप से किसी विशेष स्वार्थ की सिद्धि के लिए होता है। ऐसी भाषा के अतिक्रमण को हमें साहित्यकार को मिलकर रोकना पड़ेगा। इस तरह का जो अतिक्रमण है वो मैथिली हिंदी पे या हिंदी बज्जिका पे या बज्जिका पे या अन्य बहुत सारी भाषाओं पे आसपास की भाषाएं इस तरह का अतिक्रमण कर उन्हें एक ऐसी क्षति पहुंचा रही है जिसको हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे याद है कि एक बहुत ही प्यारा गीत अवधि का जिसे श्री वैश्य जी ने गाया है, बहुत प्यारा गीत है और शुरू किया भोजपुरी का गीत है, जबकि यह विशुद्ध अवधि का गीत है। इसकी जो शब्द है वो अवधि के हैं, इसके व्यापक अवधि के हैं और इसका लालित्य अवधि का है और उससे भी ज्यादा इसमें जो
प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण को और सीता को जो उनकी मार्मिक अपील की है वहाँ के अवधवासियों में, वो बड़ा ही सुंदर है। मैं चाहूंगा कि जी, आप सब सुन रहे थे ईश्वर पड़ोले जी का वक्तव्य। उन्होंने बहुत सार्वजनिक वक्तव्य हमें भेजा है, उनका भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अवधि के संदर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य यह बताना चाहूंगा, और हमारे अवधि अंचल के लिए गर्व की बात है कि चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो या स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, दोनों में अवधि का जो भाषाई समन्वय रहा है वह अतुलनीय रहा है, और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर अनुपमा तिवारी जी भी उपस्थित नहीं है। असल में जब इस कार्यक्रम की संकल्पना बनी थी तो एलायंस विश्वविद्यालय आपके यहाँ है बेंगलोर में, कार्यक्रम वहाँ पर होना था। मैडम बहुत चाहती थी कि हम लोग आ रहे हैं जनवरी में तो हमारे विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो, लेकिन वाइस चांसलर जी की गाइडलाइन जारी कर दिया था उन्होंने कोरोना को लेकर के, तो वहाँ संभव नहीं हो पाया। आज भी किन्हीं कारणों की वजह से वो आ नहीं पाई। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो आप भी, उन्होंने भी अपना वॉइस मैसेज भेजा है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। भाषा और साहित्य की बात करें तो इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, हिंदी साहित्य में अवधि, भारतीय भाषाओं में अवधि और वैश्विक परिवेश में अवधि। बात करें तो अवधि का जो शुभारंभ है या अभ्युदय जिसे हम कहते हैं वो नाथ साहित्य में मिलता है। नाथ साहित्य के अंतर्गत जो योग मार्ग, योग संप्रदाय है, उन्हीं के विस्तार में अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय भी है। गोरखनाथ इसके जनक माने जाते हैं नाथ संप्रदाय के, और गोरखनाथ का एक छंद अवधूत या हाथे पट्टे रूप की छाया अति लोक चर्चित है, और मेरी दृष्टि में या जितना मैंने सर्वेक्षण या आकलन किया है उसके आधार पर अवधि का आरंभ वहीं से होता है। भारतीय भाषाओं में भी अवधि की अद्वितीय भूमिका रही है, चाहे बात गुजराती की करें या बंगला साहित्य की करें या फिर उड़िया साहित्य की करें। विशेषकर जब उनके लोग अंचल में प्रवेश करते हैं, चाहे वो लोकोक्तियां हैं या फिर लोकगीत हैं, कहावतें हैं अथवा लोक संस्कार है, उन शब्दों पे हम ध्यान दें तो उसमें ध्यान पूर्वक पढ़ने पर और परखने पर अवधि के बहुत सारे शब्द हमें मिल जाते हैं। आज विश्व हिंदी दिवस है, हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व परिदृश्य में या वैश्विक धरातल पर जो अवधि है उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। सबसे पहले बात करना चाहूंगी, जब आज से 200 वर्ष पूर्व भारतीय वंश के लोगों को शब्दबंदी के आधार पर मजबूर बना करके मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, गुयाना आदि देशों में ले जाया गया, तो वो सभी भारतीय अनपढ़ और अशिक्षित थे। उनके साथ अपनी मौखिक परंपरा ही उनके साथ गई थी, और हनुमान दिशा अच्छा पुस्तकें उनके साथ नहीं हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मान तो नहीं पाई, लेकिन अपना ऑडियो मैसेज भेजी। आप एलायंस विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान की प्रोफेसर हैं। अवधि के संदर्भ में मैं महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूंगा कि भारत में किसी भी अंचल में जितनी बोलियां हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी अवधि बोली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है।
जितनी संख्या हमारी है बोलने वालों की और भी बोलने वालों की, उतनी किसी बोलियों को बोलने वालों की संख्या उनकी नहीं है। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। शुभ लाभ अखबार के संपादक आदरणीय राजेंद्र व्यास जी, मैं चाहूंगा, जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक। मैं उद्बोधन के लिए मुख्य अतिथि डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी से आग्रह करूंगा, आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आप सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी का। और आप, मैं सबसे पहले आप विश्व हिंदी दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। तो ये संयोग था कि 2015 में श्रीलंका में, 16 में थाईलैंड में, 17 में इंडोनेशिया में और 2018 में 62 से विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर तो पहुंचे। उसके बाद लॉकडाउन कोरोना का काल चलता है, लेकिन ये अद्भुत संयोग आज है, जो आयोजन 8 तारीख को होना था वो आज हो रहा है 10 को। इसलिए ये हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि आज का आयोजन विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हो रहा है। आपको एक बात फिर से बताएं, भाषाई सर्वन्वय की बात होना तो इसे चाहिए था उत्तर दक्षिण के संबंधों पर, लेकिन क्यों रखा गया? क्योंकि अवधि जागरण यात्रा दक्षिण भारत के नाम से आयोजित की गई है। जब ये इसकी परिकल्पना की गई तो आज के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद पांडे जी ने उससे कहा तो थोड़ा समय भी संकोच में पड़ा, तो मैंने कहा कि आप दक्षिण भारत में अवधि की खोज करने जा रहे हैं क्या? कहे कि खान हनुमान जी गए थे अयोध्या से निरंतर, तो हम नहीं जा सकते। हमने कहा तो मैं इनको हनुमान ही मानता हूँ और इस यात्रा के हनुमान है। सर विषय से विमर्श होता है तो ऋषि को अवधि को राम जैसा नायक और तुलसी जैसा गायक है। तो ऋषि की जब बात आती है, आप अगर सोचिए आज विश्व की 70 भाषाओं में रामचरित्र मानस का अनुवाद होता है, कुछ तो चीजें हैं। तो ऋषि वैसे तो उनके समन्वय की जब बात आती है तो लोग वेद का समन्वय करते हैं, तरुण वेदों का करते हैं, शैव वैष्णव करते हैं, आप दक्षिण भारत उत्तर भारत के समन्वय करते हैं। तुलसी वो जय गंगा जलान को नहीं है, शिव को ही मोहनदास कहा, भगवान राम वैष्णव और इधर शिव। तो दोनों में विवेक था। जो काशी में जब तुलसी रामायण लिख रहे थे तो काशी में वैष्णव और शिव में बड़ा विरोध था। तुलसी ने साइंस को भी रखा, तो वो जो लोग रामेश्वरम जाते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो गंगा जल लाके रामेश्वरम चाहो कभी को कोई नहीं। पांडे जी आपकी तारीफ करना बेकार था, आप बहक जाते हैं। देखिए ऐसा है, सभा में जब कोई बोल रहा होता हम तो कहते पागल आदमी होता तो भी कुछ सुनिए, लेकिन कभी कभी लोग होते हैं जो विचार सकते लोग कम लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समन्वय की बात अभी बहन उन्होंने एक बड़ी बात कही, जायसी की बात। जायसी से पहले पुरुषोत्तम दास थे और अवधि के साहित्य भी हमारे ये युवा जरूर है, लेकिन उसका चिंतन गहन अध्ययन हो। इन्होंने जो बताया कि भारत में गुरु गोरखनाथ और नेपाल में संत पुष्पा 10वीं शताब्दी के संत है जो अवधि के प्रवर्तक। तो हम जब अवधि की बात करें तो अवधि का तो 30वीं शताब्दी से, तो कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी जो है उनके परवर्ती जायसी की। सुल्तानपुर में बाबा पुरुषोत्तम दास ने जायसी की पहले थे, तो उसमें तुलसी को जो प्रबंध काव्य की भाषा शैली थी रामायण में जो मदे थे, चौपाई दोहा, इच्छा की जाती थी, वो जो था मध्यकाल में।
मैं एक बात बताना चाहता हूँ समन्वय की बात। अभी तिब्बतिया मजदूरों की बात आई तो अंग्रेजों ने जब फ्रेंच से अनुबंध किया, एग्रीमेंट, उसको एग्रीमेंट शब्द दिया गया। तो एग्रीमेंट के तहत 150 वर्ष पहले भारत से तमाम मजदूर दिल्ली जाते हैं, पर्सन जाते हैं, सुरीनाम जाते हैं, गयाना जाते हैं, केरला जाते हैं, अरब देशों जाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं था कि केवल अवधि और दूसरे लोग तमिलनाडु से जाते हैं, आंध्रा से जाते हैं, मद्रास से जाते हैं, बंगाल से जाते हैं, गुजरात, सब जगह जाते हैं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो उनके साथ उनका एक मुख्य क्या जाता राष्ट्र मैं भी मास्टर गया हुआ था और फिर भी गया हुआ था। वहाँ आप यहाँ भले ना हो, अखंड रामायण का पाठ वहाँ हर मजदूर इकट्ठे होते थे लोग, तो साप्ताहिक बैठक करते थे, उसको बैठका कहते थे। तो उसी बैठक में अपनी भाषा की, अपनी साहित्य की, संस्कृति और उसी उसकी बड़ा अच्छा करते थे। अगर जहाँ पर मजदूर विवाद होता था तो सिकमेंट उनको कहते, सिकमेंट को सिकमेंट कहते हैं। सिकमेंटियों को भी भोजन ऐसा किया जाता है, वो मर जाते थे। मैंने को बताया था कि जब कलकत्ता से गंगा सागर के जहाज चला तिब्बतिया मजदूरों को लेकर, उनको तो बताया गया कि वहाँ जहाँ मैं ले चल रहा हूँ तो पहाड़ उठाओगे, पत्थर उठाओगे, सोना मिलेगा। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना, तो वो चिल्लाने लगे, विद्रोह करने लगे। तो जो मजदूर विद्रोह करता था उसको मार के और समुद्र में फेंक दिया जाता था। तो बाकी सारे लोग ठीक हो जाते थे। अब जब वहाँ गए तो उसकी यात्रा का अब वो परेशान हुए। अभी एक गीत आया था वहाँ से, सुंदर भूख भैया भारत के देशवाई, मोरा प्राणी बच्चे ही मुक्त हो। तो ये सारे तमाम बहुत सारे गीत मेरे पास है, अभी अवसर मिलेगा। क्योंकि पीड़ा